Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the chapter 2 of class 6 NCERT. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है कल के लाइव क्लास में। तो आई होप आप लोगों ने उसको रिवीजन किया होगा, है ना। तो आज हम चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। अब जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि हम एकदम स्क्रैच से ले रहे हैं। जो इवन अभी यूपीएससी की जर्नी में अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो किसी एक स्टेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन में पहुंच चुके हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, क्या क्या की टेक अवेज निकालने होते हैं, और साथ के साथ आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराऊंगा। तो आप इंश्योर करना कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि लाइव लेक्चर का पर्पस भी यही है। हम लाइव आ रहे हैं आपके सामने क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। आप बस एक मेरे लिसनर की तरह सुनो ना वीडियो, जैसे आप नॉर्मल जो वीडियोस देखते हो रिकॉर्डेड वीडियोस। इस वीडियो का पर्पस है कि आप आके लाइव जुड़ो और साथ के साथ आंसर करो जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखो आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख के जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ओशन के बारे में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है जूलियस वर्न ने, ठीक। तो ही वॉज जोग्राफर, फेमस जोग्राफर इन 1870। तो इनकी एक लाइन है बहुत अच्छे से, देखो। द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी, इट इज एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. तो देखो इन्होंने कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया ओशन को। तो इन्होंने थोड़ा सा पोएटिक टूल्स यूज़ किया है। मतलब हम देखते हैं जनरली जो इंग्लिश लिटरेचर में कि जो पोएट्स होते हैं, जो आपके लेखक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किस चीज़ को आपको ब्यूटीफाई करना होता है तो पर्सोनिफिकेशन करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो जूलियस वर्ने ने ओशन को डिस्क्राइब किया बहुत ब्यूटीफुल वे में। उन्होंने बताया कि ओशन आपका एवरीथिंग है, मतलब ओशन के बिना आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बताया ओशन अपने में ही एक, मतलब बोलते हैं ना, इकोसिस्टम है। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विथ इट, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो ये ओशन का आपका सिग्निफिकेंस हो गया। बाकी अब हम ज्योग्राफिकल चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। ये तो थोड़ा सा आपका ब्रीफ इंट्रो हो गया। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ने जाते हो तो देखो एनसीईआरटी में ना जो भी छोटी छोटी चीज़ें मेंशन है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप एनसीईआरटी शुरू करते हो तो एनसीईआरटी की ये ब्यूटी है कि आपका ये क्वेश्चन के साथ शुरू होता है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो शुरू के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चन है, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देन सेकेंड, इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, और कैसे जो आपके ओशन और कॉन्टिनेंट है ये इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। तो ये दोनों का आंसर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पैराग्राफ। तो इसमें बेसिक आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वही दे रखा है। तो आपको पता है कि हमारा जो ओशन है इसने पूरे अर्थ का 75% आपके ओशन से कवर्ड है, और अराउंड 1/4 जो कि है 25% वो आपके लैंड मास से कवर है, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू एडिशन भी आपके लिए कर रखा है जो कि आपको नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, द ब्लू प्लैनेट। तो द ब्लू प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, हमारे अर्थ को बोलते हैं। तो सबसे पहले ओशंस, ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। इसका डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। ओशंस क्या होते हैं, दे आर लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, ठीक। फिर सेकेंड, वाटर कवरेज क्या है ओशन के, तो वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस विच इज अराउंड 75%। तो यहाँ पे दे रखा है कि वाटर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। सेकेंड, एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्वेशन। तो जो आपके एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस में, तो उन्होंने देखा जब ऊपर से, तो उन्होंने देखा कि अर्थ जो है एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ओशन का जो आपका कवरेज है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो अर्थ भी है ना ऊपर से ब्लू दिखता है। तो एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्वेशन में एस्ट्रोनॉट नेम्ड अर्थ ब्लू प्लैनेट फ्रॉम स्पेस, ठीक। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब जो मेन थिंग आता है जहाँ पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और यूपीएससी के लिए की टेकअवेज निकालना है। अब देखो यार, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपको ना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ आज मैं टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करूंगा, लेकिन आप घबराना मत अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी तो हम 6th कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। अगर मैं कुछ मान के चलो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो उसकी मैं यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा आपको, बल्कि मैं आगे आने वाले क्लासेस में जब ये दोबारा रिपीट होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन रहेगा मैकेनिज्म, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ क्यूरोसिटी मैं वो सारे टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, राइट। तो देखो सबसे पहले, बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अब मान चलो ये लाइन आपने पढ़ा, तो आप अपने से पढ़ोगे तो आप पढ़ के निकल जाओगे इसको, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको यहाँ पे पॉज लेना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि
हाउ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप लोग बताओ मुझे कि आप अपने अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट भी आप दे सकते हो कि कैसे ओशन और कॉन्टिनेंट आपके जो लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जो भी अर्थ पे आपके प्रेजेंट है। बताओ जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है ना, तभी आप सीख पाओगे, तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज लेक्चर इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, आप नॉर्मल वीडियोस की तरह आप ऐसे सुन के चले जाओगे। तो जवाब दे सब। तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं आपके अर्थ पे लाइफ। बहुत बढ़िया चरण, वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस। और बताइए आप लोग। तो वेदर को इम्पैक्ट करते हैं आपके जो ओशन और क्लाइमेट है। कैसे करते हैं ये सब भी हम डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है। पहले आप लोग बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। और आपको यूपीएससी के लिए ऐसे ही पढ़ना होता है कि आप रुक के क्वेश्चन करो, उसका आंसर ढूंढो, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे। तो मेंस में वहाँ पे आपको पॉइंट्स जनरेट करने होंगे, है ना। बहुत बढ़िया अनिल, चेंजेस द रेनफॉल पैटर्न। तो कैसे चेंज करता है ये सब भी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो आपके ओशंस होते हैं ये रेनफॉल पैटर्न को चेंज करते हैं। और कोई जवाब देना चाहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्म में देखते हैं हम कि कैसे इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना। अब तक आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बेसिक टर्म्स आप सीख लिए होगे। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपके कैसे इंपैक्ट होते हैं। ये फिनोमेना आपको ज्यादा कहाँ पे दिखने मिलता है, जहाँ पे आपके ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पे तो आपको ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला फिनोमेना देखने को मिलेगा। और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज मतलब क्या होता है, जो आपका विंड मूवमेंट होता है फ्रॉम लैंड टू सी और सी टू लैंड। अब इसका डिटेल मैकेनिज्म भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लैंड टू सी होता है आपके डे टाइम में, कैसे रात में आपके सी टू लैंड आपके हवा मूव करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सब आपका जो प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो ये सब हम आगे डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो जाओ। आगे जैसे जैसे आपके लेक्चर्स बढ़ेंगे क्लास में, आगे एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको सब मैं बताऊंगा। फिर आपका आता है ओशन करेंट्स। तो करेंट्स हम किसको बोल रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट वो नहीं है, बल्कि जो वाटर मूव करते हैं आपके ओशन में उसी को हम करेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये भी इंपैक्ट कौन करता है, आपके कॉन्टिनेंट और ओशन इसको इंपैक्ट करते हैं। और ओशन करेंट पे आपकी लाइवलीहुड भी, जो मरीन आपकी इकोसिस्टम है वो भी डिपेंड करती है। ठीक, फिर ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड। तो ऑनशोर और ऑफशोर विंड क्या होता है, जो विंड आपके कॉन्टिनेंट से आपके ओशन की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं ऑफशोर विंड। ठीक है, और जो विंड आपके ओशन से कॉन्टिनेंट के तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑनशोर विंड। तो ऑनशोर विंड में आपके मॉइस्चर्स होता है, क्यों, क्योंकि वो ओशंस के ऊपर से गई है तो उसमें उस एयर में कुछ मॉइस्चर्स होता है, जिसके कारण आपके कॉन्टिनेंट पे रेनफॉल होता है। और अगर आपके ऑफशोर विंड है, जो कॉन्टिनेंट से अगर आपके ओशन में जा रहे हैं, तो वो विंड ड्राई विंड होते हैं जनरली। तो वो विंड अगर किसी कॉन्टिनेंट के थ्रू फ्लो हो रहे हैं ना, तो मतलब वो एरिया आपका ड्राई रहेगा, वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। बाकी और डिटेल हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये बस मैं आपको एक बोलते हैं ना माइंड में एक सीड ऑफ क्यूरोसिटी डाल दे रहा हूं, ताकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन बना रहे, और आगे जैसे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको एकदम से क्लिक करे। राइट, प्रखर गर्ग, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ क्लाइमेट बाय इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न्स एंड प्रेसिपिटेशन। बहुत बढ़िया, है ना। तो आपका यूपीएससी का स्टैंडर्ड यही है, आपको इसी टर्मिनोलॉजी में सोचना होता है। तो देखो, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हमने देखा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब जो प्रखर ने बताया उसी को मैं रिलेट करा रहा हूँ, जो इन्होंने बताया। फिर ऑनशोर और ऑफशोर विंड आपके किसको इंपैक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट कर रहा है। उसके बाद आपके एल नीनो ला नीना वाला कॉन्सेप्ट, ये भी आप देखोगे, इंडियन क्लाइमेट पढ़ोगे तो जो इंडियन मानसून का फिनोमेना होता है उसमें जो एल नीनो और ला नीना है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका किससे हो गया, आपका जो ह्यूमिडिटी हो गया, वॉकर सर्कुलेशन हो गया, रेनफॉल पैटर्न हो गया, ये सब आपके एल नीनो ला नीना पे डिपेंड करता है। राइट, और विंड पैटर्न्स भी आपके डिपेंड करता है आपके लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पे, आपका विंड पैटर्न्स क्या है। तो जैसे आपके इक्वेटर पे जो विंड पैटर्न है वो अलग देखने को मिलेगा आपको। ठीक, फिर आपके जो टेम्परेट रीजन में आपके जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड आपके विंड्स होते हैं। ठीक, तो ये सब हम जियोस्ट्रॉपिक विंड, जेट स्ट्रीम, ये सब हम आगे देखेंगे। तो बहुत बढ़िया प्रखर, ऐसे आप लोग ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तब आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। अब आगे आता है डोंट मिस आउट। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो इंडियन नेवी का जो मोटो है वो क्या है, तो वो है साम नो वरुणा। मतलब ये कहीं ना कहीं ओशन से डिफाइंड, मतलब डिराइव्ड है। तो साम नो वरुणा हमारे वेदास से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओ लॉर्ड वरुणा। वरुणा मतलब ही इज लॉर्ड ऑफ ओशन। हमारे एंशियंट मतलब हमारे जो इंडियन स्क्रिप्ट के, इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वरुणा को ना भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आपको पता ही है कि हमारे इंडियन कल्चर में ना हम नेचर को भगवान का दर्जा देते हैं। हर एक चीज जो हम एसोसिएट है उसको भगवान से एसोसिएट करते हैं। जैसे तुलसी जी का हम पूजा करते हैं, जैसे हम पानी का पूजा करते हैं, अग्नि देवता हो गया, वायु देवता हो गया, वरुण। तो वरुण जो है मतलब वो ओशन के देवता, लॉर्ड ऑफ ओशन। ठीक,
तो इसी से नाम डिराइव्ड है साम नो वरुणा, मतलब जो नेवी वालों का मोटो है कि ओ लॉर्ड ओशन बी ऑस्पिशियस टू अस। तो ये आप याद रखना, खासकर जो डिफेंस एस्पिरेंट है आपसे ये डायरेक्ट मोटो पूछ लेते हैं इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी हमारी डिफेंस फोर्सेस में 3 विंग आपकी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसमें से नेवी का ये आपका मोटो है। तो ये चीज़ याद रखना, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ना जो आपका कॉन्टिनेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट का जो प्रेजेंस है कम है। तो आप जब ये ग्लोब पढ़ते हो तो ये देखो, ये आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का डायग्राम, और ये है आपका सदर्न का। तो आप सदर्न में क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट का प्रेजेंस है ये कम है। ठीक, तो यहाँ पे जो वेदर फिनोमेना होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो मोस्टली कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके लाई करते हैं। तो ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे देखो, लेट अस एग्जामिन द 2 मैप्स हियर। 2 द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशंस along with their smaller extensions which have various name, सी, बे और गल्फ। अब सी, बे, गल्फ आया तो इस टर्म को ना आपको अब समझना है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए काम आसान कर दिया। ये देखो, ये इमेज देखो, यहाँ पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये सब टर्मिनोलॉजी ना, मतलब आज के लेक्चर के बाद आप इंश्योर करना कि अब फ्यूचर में आप कभी भी इनकाउंटर करोगे ये टर्मिनोलॉजी तो आपको ये कंफ्यूजन ना क्रिएट रहे, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पाक में, बे में, गल्फ में, स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, और आगे फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेट, इस्थमस। तो स्ट्रेट क्या होता है कि ये आपका एक नैरो वाटर बॉडीज होता है जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो इनमें से आपको पता लग रहा होगा, देखो ये आपका नैरो वाटर बॉडी और यहाँ पे आपका 2 लार्ज वाटर बॉडीज प्रेजेंट है। तो इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम स्ट्रेट बोल रहे हैं। तो जैसे आप मलक्का स्ट्रेट पढ़ते हो, बाबल मंडे स्ट्रेट पढ़ते हो, है ना। और किसी स्टेट का नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, बहुत सारे स्टेट प्रेजेंट है आपके ग्लोब में। एनीवन, अगर आपको कुछ स्टेट के एग्जांपल याद है तो, डेविस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, चलो ठीक है। फिर आप देखो इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जैसे हमने स्ट्रेट में देखा कि नैरो वाटर बॉडीज जो आपके 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, इस्थमस में आपके स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि आपके 2 बड़े मतलब 2 लार्ज लैंडमास को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम इस्थमस बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंस साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा ये नैरो वाटर बॉडी था, और यहाँ पे ये आपका नैरो लैंड जो कि आपके 2 बड़े लैंडमास को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इस्थमस। तो जैसे इसका एग्जांपल है इस्थमस ऑफ करा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आपका, ऑल अक्रॉस द ग्लोब से एक एक एग्जांपल आपको दे रखा है। फिर देखो आर्कीपेलागो और लेक्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आर्कीपेलागो होते हैं ये मतलब स्मॉल स्मॉल पैच ऑफ आइलैंड होते हैं इन वाटर बॉडीज, तो इसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। और लेक्स क्या होते हैं, आपका मान के चलो ये लैंडमास है, इसमें बीच बीच में जो आपके डिप्रेशन रहते हैं जिसमें आपके वाटर फिल रहता है उसको हम लेक्स बोलते हैं। तो क्लियरली ये दोनों ऑपोजिट है ना। जैसे स्ट्रेट और इस्थमस दोनों ऑपोजिट थे, वैसे आर्कीपेलागो और लेक्स आपके ऑपोजिट है। फिर देखो बे और केप। तो बे और केप का यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दे रखा है। बे मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर। ठीक, तो इसमें जो आपका लैंड है ये वाटर बॉडीज में एक्सटेंडेड है। जैसे आप देखते हो पाक बे, ठीक है, पाक बे हमारे इंडिया में ही प्रेजेंट है सदर्न साइड में। और केप में क्या फर्क है, केप मतलब बॉडी ऑफ वाटर दैट इज पार्शली इनक्लोज्ड बाय वाटर। जैसे केप ऑफ गुड होप आप देखते हो, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वाटर जो बॉडी है इट इज पार्शली इनक्लोज्ड बाय कॉन्टिनेंट्स। समझ आया। इसका एग्जांपल आप देख रहे हो, केप ऑफ गुड होप मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो लगून और आइलैंड। तो लगून क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल लगून जो होता है ना वो आपके ओशन का ही पार्ट होता है, लेकिन जब आप मान के चलो यहाँ पे ओशन है, मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे आपके ओशन है। अब मान चलो ओशन ने इरोजन करके यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब ओवर द टाइम यहाँ पे सिल्टेशन हुआ, ठीक है, और ये चीज़ आपके इनक्लोज हो गया। तो यहाँ पे कुछ पानी का जो बोलते हैं ना पानी का हिस्सा रह जाएगा, है ना। तो इट इज काइंड ऑफ लेक, लेकिन ये आपका ओशन वाला जो वाटर होता है यही ट्रैप हो जाता है ड्यू टू सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लगून बोल रहे हैं। ठीक, आगे और हम डिटेल में देखेंगे। और वैसे ही आपका जो आइलैंड होता है, तो आइलैंड आपको पता ही है कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड इन द ओशन ऑफ इन द बॉडीज ऑफ वाटर। फिर देखो गल्फ और पेनिनसुला। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। गल्फ जो है आपका देखो
ये आपका जो लैंड कॉन्टिनेंट है इसी में आपका इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू ये आपका एक डिप्रेशन टाइप में क्रिएट हो गया, ये आपका गल्फ हो गया। और पेनिनसुला मतलब जो आपका कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड है इन दी वाटर बॉडीज, तो इसको हम बोल रहे हैं पेनिनसुला। जैसे हमारे इंडिया को भी हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, ठीक। तो पेनिनसुला मतलब इट इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड, तो ये हो गया आपका इंडियन पेनिनसुला। वैसे आप देखते हो गल्फ पेनिनसुला है ना, ठीक है। अच्छा, सुंडा स्ट्रेट, बहुत बढ़िया अनिल, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको जो जो एग्जांपल याद आ रहा है ऑल अक्रॉस द ग्लोब से आप एग्जांपल कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम ओशन लाइफ। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो ये इमेज से, एनसीईआरटी की इमेज है। आपका जो ओशन का इकोसिस्टम है ना ऑल टुगेदर बहुत ब्यूटीफुल होता है आपका। तो ये देख सकते हो ओशन में अपने में ही ना एक वर्ल्ड है ओशन, जो आप कोरल रीफ्स देखते हो, आप अंदर मतलब डाइवर्स जो मरीन इकोसिस्टम देखते हो, तो देख सकते हो कितना प्यारा है। फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है और अलग से नोट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपको आपके माइंड में कभी आता होगा कि हमारे पूरे मतलब अर्थ में इतना ज़्यादा पानी है, मतलब 75% पानी है, स्टिल वाटर स्कैरसिटी जैसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल से रीज़न ये है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर जो प्रेजेंट है ना आपके अर्थ पे, दे आर नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग पर्पज। तो मतलब ज़्यादातर जो आपके ओशन वाटर है, ओशन वाटर क्या होता है, सॉल्टी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा है, सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक। अब जितने आपके वाटर प्रेजेंट है उसमें अराउंड 2.5% सिर्फ आपके फ्रेश वाटर हैं जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब इस 2.5% में भी ना सिर्फ आपके 0.3% है जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये चीज ध्यान देना, आपके टोटल 75% तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन सारे क्या पानी फिट है क्या कंजम्पशन के लिए? नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है सॉल्टी है, दे आर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन पर्पस। लेकिन जो कंजम्पशन पर्पस के लिए फिट है वो अराउंड 2.5% है आउट ऑफ दैट 75%। और उस 2.5% में भी सिर्फ 0.3% जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, अदर बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके फ्रोजन स्टेट में है। तो उसको भी हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, ग्लेशियर के फॉर्म में है ना, पोलर रीजन में जो आप देखते हो परमाफ्रोस्ट रीजन में वो फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं। तो सिर्फ 0.3% आउट ऑफ दैट 75% जो है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, उसमें भी आपका मान के चलो वो भी अगर हम पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते तो इतना वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन तब भी हमें देखने को मिलता है वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी मास लेवल पे इरिगेशन होता है, तो वहां पे भी जो वाटर कंजम्पशन होता है बहुत ज्यादा होता है। फिर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज में भी आपके पानी यूज हो रहा होता है, ठीक। अब इंडस्ट्री में कोई पानी यूज हो रहा है तो वो तो आपका इफ्लुएंट बन गया ना, मतलब वो गंदा हो जाता है, तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट। तो इसके कारण ना आपका जो सही ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जो वाटर स्कैरसिटी की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब आप जब मेंस के लिए पढ़ते हो ना तो आपको ऐसे ही सोचना होता है कि वाटर स्कैरसिटी का कॉज क्या है, और फिर कुछ सॉल्यूशन आपको सोचना होता है, ठीक। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आफ्टर प्रीलिम्स आप मेंस तो दो गई, तो आप यहीं पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करो ना, यहीं से आप अपना बेस बनाना शुरू करो। तो कॉज में आपको ध्यान रखना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सरफेस रन ऑफ। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो वाटर है हम उसको मतलब स्टोर नहीं करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबको पता है, लेकिन आप खुद देख लो ना आपके घर में क्या है ऐसा सिस्टम। ज्यादातर जो बारिश का पानी क्या है वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू वापस से आपके ड्रेन में चली जाती है ना, या फिर ओशन में चले जाते हैं और वापस से वो अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाती हैं। तो उसको हमें क्या करना है, हार्वेस्ट मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में इंस्टॉल करना है। फिर जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, जैसे आप चौका सिस्टम देखते हो, चौका सिस्टम राजस्थान साइड में एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो उस टाइप के आप भी मतलब जो जनरल पब्लिक है वो भी उस टाइप के हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज कर सकती है। गाँव में भी आप देखते हो वेल होता है, ठीक। तो पहले वेल बनाने का पर्पस क्या था, यही था कि जो बारिश का पानी आए उसमें स्टोर हो जाए और फिर उसको लोग सालों साल तक कंज्यूम कर सके। समझ आ रहा है? तो कैसे आपको सोचना। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और अनसस्टेनेबल यूज, ये सब मैंने आपको बता दिया, और सॉल्यूशन भी बता दिया आपको कि आप स्पॉन्ज सिटी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ क्या करते हैं, आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ठीक। सेकंड थिंग, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिशनल जो आपके रेन हार्वेस्टिंग मेथड होते हैं। फिर हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जैसे जो नॉर्मल हम इरिगेशन परफॉर्म करते हैं जो इंडिया में खासकर होता है, तो उसमें हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, मतलब एक ही साथ बहुत ज्यादा पानी बहा देते हैं और उतना जरूरत भी नहीं होता है। तो रैदर देन दैट हम प्रिसीजन जो एग्रीकल्चर है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, मतलब हम प्रिसाइजली पानी दे सकते हैं जो प्लांट के रूट्स में, तो विद द यूज ऑफ एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ आया? फिर हम ड्रोन्स का भी यूज कर सकते हैं स्प्रिंकल करके, तो स्प्रिंकल इरिगेशन, प्रिसाइज इरिगेशन, ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके हम वाटर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
राइट। फिर ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया, जैसे लापोडिया विलेज में आपके चौका सिस्टम लोग उन्होंने करके रेगिस्तान वाले एरिया को भी उन्होंने ग्रीन लश एरिया बना दिया विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। फिर लद्दाख साइड आप देखोगे तो एक सोनम वांगचुक का इन्वेंशन था जो आइस स्तूपा है, आइस स्तूपा में भी वो लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं ताकि वो सालों साल कंज्यूम कर सके। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हो, है ना। अदरवाइज लाइव क्लास का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई क्वेरी रह गया है? चलो फिर अब हम ओशंस देख रहे हैं। तो ओशंस में आपको पता है कि जो 5 ओशंस है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, पहले पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है आपका सबसे बड़ा है 5 ओशन में, ठीक है। फिर आपका आता है अटलांटिक ओशन, फिर आता है आपका इंडियन ओशन, फिर आर्कटिक ओशन एंड देन सदर्न ओशन। तो नीचे ग्लोब है वहां पे मैं आपको ये मार्क करके दिखा दूंगा, ठीक। अब जैसे देखो हमें पता है कि हमारी इंडिया का एक बाउंड्री है कंट्री का, लेकिन जो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, या फिर जो एनिमल्स होते हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके लिए कोई बाउंड्री होती है क्या? बाउंड्री सिर्फ हमने ह्यूमन के लिए खींच रखा है कि ये आपका इस कंट्री का बाउंड्री है, ये आपके इस कंट्री का बाउंड्री है। अदरवाइज जो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, दे आर मतलब छुट्टा खुले हैं, आजाद है वो, ठीक। तो वही यहाँ पे मेंशन है और ये आप चाहो तो ये लाइन रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में इस बार न्यू एनसीईआरटी में ये चीज़ अच्छा की है कि जो जो टर्म्स है ना, फ्लोरा, फौना, मरीन, इसका यहीं पे इन्होंने डेफिनेशन दे दिया है। तो जैसे मरीन का मतलब रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, वैसे फ्लोरा मतलब जो आपके फूल, पेड़, पौधे ये सब होते हैं, तो द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। फिर फौना में द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको हम फौना बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में, जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके ट्रीज होते हैं, इनको हम फ्लोरा बोलते हैं। समझ आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। फिर ये देखो ये है हमारा ग्लोब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाउंड्री है, डिमार्केशन है। तो देखो यहाँ पे एक बार मैपिंग कर लो आप, तो ये है, ये आपका अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, मतलब यहाँ तक आपका एशिया, और उसके बाद यहाँ से आपका यूरोप है, ठीक। फिर ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब ये ना डायग्राम का भी आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको मतलब यूपीएससी देना है तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद देखो जो पैसिफिक ओशन का एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखते हो ये जो एशिया वाला रीजन है इसके ईस्ट में, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ये जो पूरा रीजन है ये आपके पैसिफिक ओशन का रीजन है। और पैसिफिक ओशन आपको पता है कि ये सबसे बड़ा ओशन है 5 ओशन में से। उसके बाद ये जो इंडियन पेनिनसुला के अराउंड जो है ओशन, ये आपका इंडियन ओशन हो जाता है। यहाँ पे आपके बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक। फिर उसके बाद देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका, इसके बीच में जो ओशन प्रेजेंट है ये कौन सा है? अटलांटिक ओशन। फिर जो नॉर्दर्न पोल में जो आपके ओशन प्रेजेंट है उसको हम आर्कटिक बोल रहे हैं, और जो साउथ पोल में आपके जो ओशन प्रेजेंट है उसको सदर्न ओशन बोल रहे हैं। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, इंडियन ओशन हमारा थर्ड पे आता है, पहला सबसे बड़ा होता है पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पे वही दे रखा है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मैंने प्यारा सा डायग्राम बना रखा है। तो ओशन आपका डुअल रोल परफॉर्म करता है। एक जगह तो ओशन आपके पॉजिटिव वे में लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, और एक जगह आपके डिस्ट्रक्टिव भी होता है ओशन। तो डिस्ट्रक्टिव किस वे में? जैसे आपको पता है कि ओशन में बहुत सारे डिजास्टर फेनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक। और फिर यहाँ पे देख सकते हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज। तो जब सुनामी आता है, फ्लड आता है, तो आपको पता है कि मतलब मास जो कम्युनिटीज जो अराउंड द कोस्टल रीजन सेटल्ड होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है ड्यू टू दैट वेदर फिनोमेना, एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना। फिर मानसून रेन कॉज करता है, ये आप पॉजिटिव है, तो इधर वाला साइड जो है ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। तो कोस्टल वल्नरेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक्सट्रीम रेनफॉल, स्टॉर्म्स, ये सब आपके ओशन का नेगेटिव इंपैक्ट है लाइफ पे, और ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट है। मानसून रेन, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, लाइफ सस्टेनेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, टेम्परेचर वेरिएशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। तो ये आपके लिए अलग से मैंने ऐड किया है, ये चाहो तो आप आफ्टर दिस वीडियो देख सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे वही ओशंस एंड डिजास्टर्स दे रखा है, ठीक। तो क्लाउड्स के बारे में मेंशन है। अब क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रखा है। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि 6 क्लास में तो सब चीज़ नहीं सीख सकते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे मैं आपको डिटेल में और एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर मानसून रेंज देख लो,
तो मानसून रेंज के बारे में डिटेल मैकेनिज्म है पूरा, और बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके खासकर यूपीएससी के लिए, तो इसकी पूरी एक सेपरेट लेक्चर होगी, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल मानसून का मैकेनिज्म बता रहा हूँ एनसीईआरटी के थ्रू ही। और बाकी ये हमारा प्यारा भारत, तो ये मैप देख सकते हो आप, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, और इधर आपके सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, ठीक। फिर सुनामी के बारे में दे रखा है, सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन, ठीक। और ये किस वजह से होता है आपके, कि जो ओशन के अंदर जो अर्थक्वेक आता है या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी होता है उसकी वजह से सुनामी आपके अकर होता है। तो ये दे रखा है कि डेटा दे रखा है कि हमारे इंडिया में भी एक बार सुनामी आया हुआ है 26 दिसंबर 2004, और बहुत सारे लाइफ लॉस हुए थे, अराउंड 4 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी उसमें, ठीक। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हुआ था। कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो आपका सुंडा प्लेट है उधर आपके अर्थक्वेक आया था, उसके वजह से आपके सुनामी आया था इंडियन ओशनिक रीजन में, और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिला था। तो अराउंड मोर देन 2 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ, तो यही मैंने आपको बताया, ठीक है, अराउंड 4 लाख, और कुछ डेटा तो आपके रिकॉर्ड भी नहीं होते, तो इससे भी ज़्यादा जो आपकी कैजुअलिटीज़ होती है। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life। फिर देखो हमारे यहाँ पे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए एक एपेक्स बॉडी है जिसका नाम क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, राइट। फिर देखो कॉन्टिनेंट्स, तो ओशन के बारे में हमने अच्छे से देख लिया, अब कॉन्टिनेंट्स देख लो। ये भी सिंपल, आपके कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका, ठीक है। अब अभी हम 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, लेकिन पहले आपके अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया था, तो वहां पे ये डिवीजन दे रखा है। सबसे पहले देखो कॉन्टिनेंटल डिवीजन मॉडल्स, तो किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 कॉन्टिनेंट्स, तो 4 कॉन्टिनेंट में हम पहले अफ्रीका और यूरेशिया इसको एक कंसिडर करते थे, फिर अमेरिका को एक कंसिडर करते थे, जो अभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हम सेपरेट करके कंसिडर कर रहे हैं, पहले एक कंसिडर करते थे, फिर अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 4 से 5 पे आए, 5 में अफ्रीका अलग किया, अमेरिका अलग किया, तो अमेरिका अभी ये दोनों कंबाइंड है, फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, मतलब एशिया और यूरोप को एक करके रखा है। फिर 6 कॉन्टिनेंट सिस्टम में अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो अब अमेरिका को डिवाइड कर दिया, और अभी भी यूरोप और एशिया एक में है। फिर जैसे यूरोप और एशिया को अलग किया तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट बन गए, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा आपका, एशिया है, ठीक। सेकेंड जो आपका बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है, राइट। तो ऐसे फर्दर आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर यहाँ पे ये ओलंपिक का सिंबल दे रखा है, ठीक है, 5 रिंग्स, इसका कलर क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार, तो कलर याद रखना, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। So you may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. They symbolize the gathering of sports people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ये 5 रिंग आपके 5 कॉन्टिनेंट को डिपिक्ट करती हैं, ठीक। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है। फिर यहाँ पे दे रखा है ग्रिड फॉर्म में, ठीक है, तो ये एशिया है, तो एशिया दिख रहा है आपको सबसे बड़ा है, सेकेंड आपका अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, ठीक। फिर आपके आइलैंड्स, तो देख लो आइलैंड्स क्या होते हैं, सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो 1-2 तरीके होते हैं, बाकी इसका भी डिटेल मैकेनिज्म जब आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बस आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। तो आइलैंड का फॉर्मेशन आपके बहुत तरीकों से हो सकता है, जिसमें जो मेन 2 कारण है वो है, एक तो आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है जो आपके बीनीथ द ओशन से, तो उस वो भी जब आपका कूल डाउन होता है तो वो भी आपका आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। सेकेंड थिंग आपके कोरल रीफ, तो जो कोरल रीफ होते हैं, तो कोरल रीफ में भी आपके डिफरेंट टाइप के कोरल रीफ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रिंजिंग रीफ, अटोल्स, ये सब आप पढ़ते हो, तो उससे भी आपके आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। तो बाकी डिटेल मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, बस आपको आइलैंड पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपका लेफ्ट आउट पीस ऑफ लैंड इन ओशन। फिर एक यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है वो आपको ध्यान देना है, तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ग्रीनलैंड आपको लोकेशन पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका और आपके जो यूरोप उसके बीच में आपके ग्रीनलैंड का लोकेशन। फिर देखो इंडिया के पास भी 2 आइलैंड है, 2 बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एंड देन लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। और दोनों अलग अलग टाइप के हैं, जो अंडमान एंड निकोबार है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म हुआ है, और जो लक्षद्वीप है ये आपका कोरल आइलैंड है, ठीक। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। फिर सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका, अ कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श इन्वायरमेंट। तो जो अंटार्कटिकल वाला जो
अंटार्कटिका वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फॉर रिसर्च पर्पज हर कंट्री ने अपना अपना वहाँ पे रिसर्च जो बेस है वो सेटअप कर रखा है। तो इंडिया ने भी अंटार्कटिक प्रोग्राम चलाया था, 1981 से चला रहा है। तो यहाँ वहाँ पे हमारा क्या है, साइंटिफिक बेस का नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री। तो याद रखना, दक्षिण से साउथ साइड, ठीक है, साउथ पोल और गंगोत्री। ये चीज़ पूछ लेंगे कि आपके साउथ पोल में आपके कौन सा रिसर्च बेस है, तो वो पता होना चाहिए दक्षिण गंगोत्री। ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, ठीक है। फिर ओशन एंड लाइफ में कि कैसे आपको ओशन कैसे जो ओशन और कॉन्टिनेंट आपके इम्पैक्ट करते हैं लाइफ को। तो एक पॉइंटर्स आपका ये भी है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन। तो ये आप समझ सकते हो, हमें लगता है सिर्फ जो कॉन्टिनेंट पे पेड़ पौधे हैं वही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ओशन में भी ना बहुत सारे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, एल्गीज होते हैं, ये सब भी आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स लंग। लंग का काम क्या होता है आपका, जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो आपके एयर को एक्सचेंज करने का। तो वैसे ही आपके जो ओशंस होते हैं ये भी प्लैनेट्स के क्या है, लंग्स हैं। ये समझ आ रहा है। तो कैसे आपको इन बिटवीन द लाइन पढ़नी है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको एक एक लाइन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सी टू माइग्रेट अदर रीजन्स टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड। तो ओशन का क्या क्या और यूज हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज होता है। आपको पता है कि जो अगर आपको बहुत ज्यादा गुड्स अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, अब मान चलो जो आपका थ्रू दी फ्लाइट अगर आप कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो किसी अदर कंट्री में या एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत कॉस्टली होता है आपका। तो हम ज़्यादातर प्रेफरेबल हमारा क्या होता है, ओशन रूट ही होता है, राइट। तो जो ज़्यादातर जो आपकी ट्रेड एक्टिविटी होती है सिंस एंशिएंट टाइम्स हम ओशन रूट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स। तो आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव भी है ओशन से रिलेटेड, तो वो सब भी आपके ओशन में ही होते हैं। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। और आपकी मोस्ट ऑफ द मतलब अराउंड आप आइडिया लगा सकते हो कि 30 to 40% जो पीपल है ना, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ओशंस फॉर देयर फूड। मतलब वो फिशिंग पे डिपेंडेंट है, फिश को कंज्यूम करते हैं जो ओशन के कोस्टल रीजन के आसपास रहते हैं। बाकी ये मैं आपको डायरेक्टली डिपेंडेंट बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट वगैरह मिला लेंगे तो और ज़्यादा पहुंच जाएगा डिपेंडेंसी, राइट। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स कर सकते हो। द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशन डे। तो आप डायरेक्ट आप याद रख सकते हो जून 8 को जो यूनाइटेड नेशन ने क्या डेजिग्नेट किया है, वर्ल्ड ओशन डे, राइट। ये आपको याद रखना है। फिर इट सर्व्स एज द लंग ऑफ आवर प्लैनेट, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो देखो यार, अगर ओशन के मान के चलो ओशन का सिग्निफिकेंस पूछ लिया आपके मेंस में, या फिर ओशन का इम्पैक्ट पूछ लिया लाइफ में, ओशन का इम्पैक्ट लाइफ पे क्या पड़ता है वो पूछ लिया आपके मेंस में, तो आप ना इंट्रो इस तरीके से शुरू कर सकते हो या फिर कंक्लूड कर सकते हो। जो ओशन वाला अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है ओशन या कॉन्टिनेंट का, तो आप एज अ कंक्लूजन में ये लाइन आराम से लिख सकते हो। कितना प्यारा लाइन है। इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। समझ आ रहा है आपको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, कैसे की टेक अवेज निकालने हैं प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। बताओ सब समझ आया सबको, बोलो हाँ कि ना। चलो, मतलब सबको समझ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपने देख लिया कैसे हमने ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को काफ़ी मतलब मल्टी डायमेंशनल वे में, मल्टी एस्पेक्ट में कवर किया है। प्रीलिम्स के लिए भी देखा, मेंस के लिए भी देखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग था वो भी मैंने किया। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप अगर लाइव जुड़ रहे हो साथ में तो कोशिश करो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, मतलब हेजिटेट मत करो कमेंट करने में। आपकी एक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है, और बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज, ऐसा मत समझना सिर्फ यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी आ रहे हैं और बाकियों की तरह रीड करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके इस लेक्चर में आपके पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, वो सब मैं बताऊंगा यहाँ पे। और अब आप पता ही है न्यू एनसीईआरटी आ गया है ना, तो न्यू एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और अपना इंगेजमेंट बढ़ाओ। इसका जितना बेनिफिट हो सकता है लो, और वो तभी मिलेगा जब आप आके लाइव जुड़ोगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में तो सब 1.5x की स्पीड से लगा के देख ही लेते हैं, लेकिन उसका पता ही आपको कितना याद रहता है कितना नहीं रहता है ना। और खासकर मैं उनको बोल रहा हूँ जो एकदम बिगिनिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन है ना, जो सोच रहे हैं कि अगले साल अटेम्प्ट देना है या उसके अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो उनके लिए तो यार ये मतलब काइंड ऑफ वरदान होगा ये लेक्चर। तो आप अटेंड करो, डिलीजेंटली फॉलो करो, हम पूरे एनसीईआरटी से कवर कराएंगे फ्रॉम 6th till 12th स्टैंडर्ड। So that's it for today. Thank you and all the best.
जय हिंद।